गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। लक्ष्य को हार से दूर ही रखना, लक्ष्य को हार से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और अब की बार लक्ष्य क्या है और संकल्प क्या है? अब की बार हमारा लक्ष्य है अब की सीटेट, अब की बार सीटेट पार। क्या है हमारा लक्ष्य? अब की बार सीटेट पार। तो आज हमारी ये सीटेट की फर्स्ट क्लास है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट क्लास की शुरुआत करेंगे, जिसमें क्या कराएंगे? इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी क्या देखेंगे? सिलेबस देखेंगे। हमने खाली सिलेबस की फर्स्ट यूनिट यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि हम एक एक करके एक फर्स्ट यूनिट से एक एक चैप्टर को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, और क्या करना है, और आपको एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जो जो मैं आपको लिखवाती रहूँगी वो आपको लिखते रहने हैं, लिखता रहना है, और एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट नोट करनी है। ठीक है, तो आज पहले देखते हैं इसका सिलेबस, कौन से सब्जेक्ट का? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी, फर्स्ट यूनिट क्या है? बाल विकास। बाल विकास किसका? प्राथमिक विद्यालय बालक, यानी बालक का प्राथमिक विद्यालय, उसका बाल विकास है। उसमें से कौन कौन से चैप्टर है इस यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में? तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध। इसमें हमें क्या पढ़ना है? विकास की अवधारणा पढ़नी है, विकास कैसे होता है, विकास के सिद्धांत क्या है, विकास के रूप क्या है। ठीक है, विकास और वृद्धि में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। किस किस वैज्ञानिक ने विकास की परिभाषा किस तरह से दी है, वो सारी चीज़ें हमें याद करनी है। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? एक परिभाषा दे देंगे आपको, बोलेंगे ये किसने दी है, कौन से वैज्ञानिक ने दी है, या विकास के सिद्धांत दे देंगे, उसमें से एक सिद्धांत अलग दे देंगे, उसमें से पूछेंगे कि ये इसमें से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ एक एक क्लियर होनी चाहिए, तभी तो आप टिक लगा सकेंगे ना क्वेश्चन पे, सही आंसर दे सकेंगे। ठीक है, एग्जामिनर इतने आसान पेपर तो देता नहीं है, अच्छा पेपर बनाता है सीटेट का। फ़ोन आ गया था। ठीक है, तो सॉरी, क्या करेंगे? हमें एक एक करके नोट्स बनाने हैं इसके। फिर क्या करना है, हमें ये एक एक चैप्टर को देखते हुए चलना है। दूसरा चैप्टर क्या है? बालकों के विकास के सिद्धांत। बालकों के विकास के सिद्धांत में हमें सिद्धांत पढ़ने हैं विकास के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? फर्स्ट यूनिट है ये। कितनी यूनिट है इसमें? टोटल 3 यूनिट है, और 3 यूनिट में अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं, जिसे हम एक एक करके कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। अनुवांशिकता पढ़ेंगे इसमें, और पर्यावरण का प्रभाव पढ़ेंगे। इसके बाद समाजीकरण की प्रक्रिया। ये चैप्टर के नाम है, इन्हें आप फटाफट से अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चले। हम इसी हिसाब से, इसी क्रम से पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक चैप्टर को क्लियर करते हुए चलेंगे, और आपको इसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स जरूर बनाने हैं, जब तक आप हाथ से नहीं लिखोगे, एक बात याद रखना, जब तक हाथ से नहीं लिखोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक कोई पेपर क्लियर नहीं हो सकता। इस बात को गांठ बांध लेना, क्योंकि जब आप हाथ से लिखते हो ना, तो वो बातें हमारे दिमाग में छप जाती है। एक बार आपने देखा, नोट किया, फिर आपने उसे रिवीजन किया, फिर 2 बार 3 बार रिवीजन किया, तो एक दिन क्या होगा, जब पहला चैप्टर आप लिखते हो, पहला चैप्टर शुरुआत करते हो, फिर नेक्स्ट चैप्टर बनाते हो, तो आपको क्या करना है? पहले वाले को रिवाइज करना है। जैसे आपने दूसरा आज बनाया चैप्टर, तो उसे पढ़ा आपने, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है? पहले वाले को भी पढ़ना है। तो इस तरह से जब आप 10 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, तो पहले वाला और दूसरे वाला, मतलब पिछले वाले जितने भी चैप्टर होंगे, वो कितने अच्छे से आपको याद होते जाएंगे। वो तभी याद होंगे जब आपकी कॉपी में लिखे होंगे। जब तक आप कॉपी में नहीं लिखेंगे, तब तक बुक से पढ़ के, आज तक बिना लिखे हुए बुक से पढ़कर कोई भी पेपर किसी ने क्लियर नहीं किया, कोई भी कर भी नहीं सकता,
क्योंकि खाली बुक को पढ़ने में तो इंसान बोर हो जाता है। हाथ से लिखोगे, उसे याद करोगे, क्लास देखोगे, तब जाके पढ़ाई में मज़ा आता है, तब लगता है कि हाँ हमें कुछ नॉलेज है, हमें कुछ इसके बारे में पता चला है। नहीं तो आप पढ़ते जाओ, कितनी बार पढ़ोगे एक बुक को? बुक से पढ़ के तो वो बातें दिमाग में सेट भी नहीं होती। जब आपने देखा होगा, आप कोचिंग क्यों जाते हैं, आप क्लास क्यों लेते हैं? क्योंकि जब सामने वाला बोलता है ना आपके सामने, तो वो चीज़ें आपको याद रह जाती है, ठीक है। इसीलिए आप कोचिंग में जाते हैं, इसीलिए आप बोलते हैं घर में पढ़ाई नहीं होती। लेकिन जब आपके सामने, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा होगा कि मैडम जो बता रही है उसे वो आपको कहीं ना कहीं याद रहेगा। चाहे आपको वो बिल्कुल परफेक्ट याद ना रहे, लेकिन क्वेश्चन को देखते ही आपको याद आ जाएगा कि मैंने वो वीडियो देखी थी, उसमें मैडम ने ये क्वेश्चन बताया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोट डाउन तो जरूर करना है। एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलेंगे। पहले ये आप फर्स्ट यूनिट के सारे जितने भी चैप्टर हैं उनके नाम नोट कर लीजिए आज। फिर जो कंप्लीट होता जाएगा उस पर निशान लगाते जाएंगे। और पढ़ना किस तरह से है, पिछले वाले चैप्टर का रिवाइज करेंगे, अगले वाले को नोट डाउन करेंगे, पिछले वाले को, जितने भी पीछे चैप्टर होते जाएंगे सबका रिवीजन एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम हर पेपर को क्लियर कर सकते हैं, हर पेपर को। लेकिन आपको क्या करना है, भटकना नहीं है कि एक बार यहाँ से नोट्स बना लिए, एक बार यहाँ से, कहीं से भी बनाइए। आपको जहाँ अच्छा लगता है आप वहाँ से नोट्स बनाइए, वहाँ से पढ़िए। लेकिन एक फोकस होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे यहाँ से तैयारी करनी है और मुझे ये परफेक्ट। देखो सब्जेक्ट सिलेबस क्या है, यही सिलेबस है, हर कोई यही कराएगा, हर कोई। मैं ये नहीं बोलती कि मैं ज़्यादा अच्छा कराऊंगी आपको, कि मैं बेस्ट टीचर हूँ। एक से एक टीचर है, सब अच्छा ही कराते हैं, सब अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो क्या करना है, सब आपको ये सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। बस इतना होता है कि किसी का समझाने का तरीका अलग होता है, किसी का, मतलब हर टीचर का समझाने का तरीका अलग अलग होता है। आपको किसका समझ में आता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जिसका समझ में आता है वहाँ से क्लास लीजिए, लेकिन एक एक चीज़ को नोट कीजिए और फिर उसे पढ़ते रहिए और पिछले वाली क्लासों का रिवीजन करते रहिए। तब जाके आप कोई टेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिना लिखे कि खाली बेड पे लेटे हुए हैं, हाथ में फ़ोन है और वीडियो चल रही है, ऐसे कोई पेपर नहीं निकल सकता। ऊपर से निकल जाओ किसी सब्जेक्ट के, कोई पेपर नहीं निकल सकता। पहले हमें उसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसे जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे कि ये है क्या। तब वहाँ से पढ़ते हुए जाएंगे तो वो चीज़ें हमें याद रहेगी। बच्चे क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि पेपर, जैसे अभी सीटेट के फॉर्म आने शुरू हुए, कल से भरने शुरू हुए फॉर्म, क्या करेंगे, वो लाएंगे, बुक ला के रखेंगे, बुक से 1 महीना 2 महीना वो ऊपर से देख लेंगे, फिर लेटे लेटे क्या करेंगे, क्वेश्चन की सीरीज लगाएंगे, उसमें देखते रहेंगे क्वेश्चन कौन सा आएगा। जब पेपर में जाके बैठते हैं, जब यही नहीं पता कि बेसिक क्लियर नहीं है कोई से भी सब्जेक्ट का, यही नहीं पता कि विकास होता क्या है, तो आंसर कैसे लगा दोगे? तुक्का ही तो लगाओगे। अभी तो ये है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए तुक्का भी लगा देते हो। अगर निगेटिव मार्किंग बंद हो गई तो तुक्का लगाना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, कहने का मतलब ये है कि पहले आपको अपना बेस क्लियर करना है। बेसिक जानकारी आपको ज़्यादा, किसी भी सब्जेक्ट की पहले बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो हमारा बेस क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम उसी में आगे बढ़ते हुए जाएंगे, आगे पढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप एक एक चैप्टर को नोट करते हुए चलेंगे। जो मैं लिखाती हूँ, जो मैं बोलती हूँ, आप उसे नोट करते हुए चलेंगे। जो मैं बोलूँगी आपको कि ये चीज़ें नोट करने की है, आप नोट कीजिए, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, नोट। आज आपको खाली सिलेबस की फर्स्ट यूनिट नोट करनी है। पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम सेकंड यूनिट को कंप्लीट करेंगे, उसके सेकंड यूनिट के जितने चैप्टर है उसे कंप्लीट करेंगे। फिर ये पहले क्लास से जो 5वीं, वहाँ 1 से 5वीं तक और 5वीं से 6 से 8वीं तक, दोनों में सेम एक ही है। क्या है, मतलब बाल विकास और जो शिक्षा शास्त्र है उसका सिलेबस दोनों में एक ही है, ठीक है। इसलिए आप इसे एक बार क्लियर कर लीजिए तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये क्लियर जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए तो फिर दोनों पेपर में आप आसानी से क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से चैप्टर हुए? फर्स्ट चैप्टर कौन सा हुआ हमारा? जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है, बाल विकास। बाल विकास में हम क्या पढ़ेंगे, प्राथमिक विद्यालय बालक पढ़ेंगे। उसके बाद विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका क्या संबंध है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद बालकों के विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे। इसके बाद आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव पढ़ेंगे। इसके बाद समाजीकरण की प्रक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कौन सा आता है, फिर आ जाते हैं वैज्ञानिक। कौन कौन से वैज्ञानिक? पियाजे को पढ़ना है हमें। पियाजे की संपूर्ण जानकारी लेनी है। पियाजे ने कौन कौन से प्रयोग किए, किस पर किए,
क्या क्या लिखा, सब कुछ, एक एक डेफिनेशन, सब कुछ हमें पढ़ना है, ठीक है। कुछ नहीं छोड़ेंगे, इससे बाहर पेपर नहीं आना चाहिए। मेरा आना चाहिए कि मतलब इससे बाहर नहीं आएगा, आना नहीं चाहिए, नहीं आएगा, क्योंकि हम सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे यहीं पे। फिर कोहलबर्ग और फिर वाइगोत्स्की, ये तीनों राइटर हमें उंगलियों पे याद होने चाहिए। अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम फटाफट से देखते ही टिक लगा दें। इन्हें हमें इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। फिर इनका इन तीनों जो वैज्ञानिक है, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पढ़ेंगे इनका, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, उसकी अवधारणा पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बौद्धिक क्षमता पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे बहुआयामी बौद्धिकता कि बौद्धिकता कितने प्रकार की होती है। फिर पढ़ेंगे भाषा और चिंतन, भाषा और चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग। फिर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा, व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता तो होती ही है, उसके बारे में हमें पढ़ेंगे। सब एक जैसे तो नहीं होते ना, सब व्यक्ति अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह की आदतें होती है, अलग अलग तरह से उनका विकास होता है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम क्या है ये पढ़ना है हमें, ठीक है। फिर लास्ट कौन सा है इस यूनिट में, शिक्षार्थियों की तैयारी स्तर मूल्यांकन, शिक्षार्थियों की तैयारी का स्तर मूल्यांकन, ठीक है। ये हमें सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं। कब, हमारी फर्स्ट यूनिट में। इसे हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो जाए और इसके बाद हम अपना क्या करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। 2 सब्जेक्ट हम एक साथ ही लेकर चलेंगे, एक तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र और दूसरा हम चलेंगे पर्यावरण, ठीक है। जो 2 वीडियो बनाई जाएगी, एक पर्यावरण की और एक इसकी। फटाफट से इन्हें कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब जो मेन है वो हमें पढ़ना है। शुरुआत से हम बेसिक जानकारी लेंगे, उसके बाद जो हमें लगता है कि एग्जामिनर कहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकता है, तब हमें वो पढ़ना है। एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस लगाएंगे कि हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चंस किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, बाल विकास। बाल विकास में जो यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर होगा विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध। तो आज के लिए कितना करेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। बस खाली मैं आपको इतना बता सकती हूँ, ये खाली इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसमें मैं खाली आपको विकास के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। लेकिन कल से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, विकास से शुरुआत करेंगे, विकास के सिद्धांत, विकास के रूप, विकास की परिभाषा, ठीक है, विकास के कारक, विकास की अवस्था, सारी चीज़ों को एक एक करके डिफाइन करते हुए चलेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। आज खाली क्या करते हैं, थोड़ा सा विकास की जानकारी ले लेते हैं। विकास होता क्या है, आप सभी को पता है विकास होता क्या है, आप कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है विकास, विकास एक ऐसी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक ऐसी यूनिवर्सल प्रक्रिया है जो जीवन से मृत्यु पर्यंत तक, जीवन से यानी गर्भ धारण से, जब माँ के पेट में बच्चा गर्भ में होता है तब से उसका विकास होना शुरू हो जाता है। और कब तक होता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो विकास क्या है, विकास एक ऐसी एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी जब वो भ्रूण अवस्था में होता है, भ्रूण अवस्था समझ रहे हो ना, जब माँ के गर्भ में होता है, जब तक उसमें जान नहीं आती, जीवन नहीं आता, तब तक उसे भ्रूण बोला जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब उसमें जान आ जाती है, जीवन आ जाता है, उसके बाद जब वो बच्चा बाहर आ जाता है तब उसे क्या बोला जाता है, माँ के गर्भ से, तब उसे बच्चा बोला जाता है, बालक बोला जाता है, ठीक है। तो भ्रूण अवस्था से लेकर मृत्यु तक, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक क्या होता रहता है, व्यक्ति का विकास होता रहता है। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई, क्या हो गई कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी गर्भ धारण से मृत्यु तक, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक चलती रहती है, ठीक है। तो विकास की अगर परिभाषा लिखने के लिए बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, हम कल से शुरू करेंगे इसे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है विकास। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विकास
एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे आज। सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, चलती रहती है यानी मृत्यु तक चलती रहती है। गर्भ धारण से मृत्यु तक व्यक्ति का विकास होता रहता है। क्या लिखेंगे? गर्भ धारण से मृत्यु तक। ठीक है, कब तक होता है विकास? गर्भ धारण से मृत्यु तक होता है। लिख लेंगे इसे। ठीक है, फिर एक वैज्ञानिक हुए, क्या नाम है उनका? मुनरो। ऐसे भी तो आते हैं ना क्वेश्चन कि मुनरो के अनुसार, ये परिभाषा दे देंगे, उसमें आपसे पूछेंगे कि ये परिभाषा किसने दी है। ठीक है, या पूछेंगे कि मुनरो के अनुसार विकास को क्या माना गया है। मुनरो के अनुसार विकास की परिभाषा क्या है, मतलब वो क्या मानते थे कि विकास है क्या। ठीक है, तो लिखेंगे हम मुनरो के अनुसार। मुनरो के अनुसार शुरुआत करेंगे बस खाली आज यहाँ से, और फिर कंप्लीट कहाँ से? कल से चैप्टर विकास शुरू हो जाएगा हमारा। शुरू हो चुका है ना शुरू। अभी धीरे धीरे इसे थोड़ा सा अभी पढ़ लेते हैं आज, इसके बाद हम पूरा कंप्लीटली करेंगे। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म करें, क्योंकि आपको फिर रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे लास्ट में? क्वेश्चन। जैसे ही हमारी थ्योरी कंप्लीट होगी उसके बाद क्वेश्चंस लगाते रहेंगे। ठीक है, तो मुनरो के अनुसार मुनरो ने क्या कहा था विकास को? मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे कि विकास परिवर्तन की वह अवस्था है, विकास परिवर्तन की वह अवस्था है। मैं बोल रही हूँ ना, तो मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर भ्रूण अवस्था से लेकर कहाँ तक जाता है? प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ये किसने दी थी परिभाषा? ये दी थी मुनरो ने, जिसमें विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। ये किसने दी थी परिभाषा? ये दी थी मुनरो ने। क्या है विकास? विकास के बारे में आप सभी जानते हैं। विकास एक ऐसी सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। फिर एक वैज्ञानिक हुए मुनरो ने विकास की परिभाषा क्या दी है? मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, और यही क्या कहलाता है? यही विकास कहलाता है। इसे नोट डाउन करेंगे फटाफट से। ठीक है, फिर मैं इसे रफ कर दूंगी, आप इसे नोट डाउन कीजिए। ये दी थी परिभाषा किसने? ये दी थी मुनरो ने। ठीक है, थोड़ा सा आगे का देख लेते हैं। इसके बाद क्या पढ़ना है हमें? इसके बाद हमें पढ़ना है विकास के रूप। हेडिंग बनाएंगे विकास के रूप। विकास के रूप क्या, कितने रूप होते हैं विकास के? विकास के 4 रूप होते हैं। मतलब विकास किन किन रूपों में होता है, किस तरह से होता है? तो सबसे पहला लिखेंगे आकार में परिवर्तन। सबसे पहला लिखेंगे आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन कैसे होता है?
आकार में परिवर्तन। आप सभी को पता है विकास होता है तो आकार में परिवर्तन होता है ना। शरीर का विकास होगा तो आकार में परिवर्तन होगा। कैसे होगा आकार में परिवर्तन? जब छोटे थे तब हाथ पैर छोटे छोटे थे, जब बड़े हो गए हाथ पैर मुंह सर सब कुछ बड़े हो गए तो आकार में परिवर्तन हुआ ना। लंबाई छोटी थी, लंबाई बड़ी हो गई, पैर छोटे थे, पैर बड़े हो गए, तो क्या हुआ? आकार में परिवर्तन हो गया। सबसे पहला रूप क्या हुआ विकास का? आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन कैसे हुआ? कि जैसे शारीरिक विकास होता है जब व्यक्ति का, तो उसमें क्या होता है आपको पता ही है कि निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, मतलब एज के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। तो जब बच्चा छोटा था तब उसके हाथ पैर जो थे मैंने आपको बताया दूसरे छोटे छोटे थे। जब उसमें परिवर्तन कब तक होता है व्यक्ति में? उसके आकार में परिवर्तन कब तक होता है? जब तक वो बूढ़ा हो जाता है, जब तक वो प्रौढ़ावस्था में चला जाता है, उसके आकार में परिवर्तन होता रहता है। जब बच्चा था तब उसकी स्किन कितनी कोमल थी, कितनी मुलायम थी, बहुत ज़्यादा। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसकी स्किन थोड़ी टफ हो जाती है, रफ हो जाती है। जब उसकी एज और बढ़ जाती है तब उसकी चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है। तो आकार में परिवर्तन होता रहता है कब तक? जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक आकार में परिवर्तन होता रहता है। शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं। इसे ये क्या है? विकास का पहला रूप है। कौन सा? आकार में परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें लिखाने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि ऐसे ही समझ में आ गया होगा। ये तो आपको यहीं से हेडिंग से ही दिखाई दे रहा है कि आकार में परिवर्तन क्या है। ठीक है, इसमें लिखा है क्या बताओ? कुछ लिखाने की जरूरत है इसमें? अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, लिखेंगे शरीर विकास क्रम में थोड़ा अच्छे से मतलब डेफिनेशन के तौर पे लिख लेंगे। विकास क्रम में क्या है? आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार, आयु वृद्धि के साथ साथ आकार व भार में परिवर्तन होता है। आकार व भार में परिवर्तन तो होगा ही। जब बच्चा बड़ा होगा तो उसका भार बढ़ेगा तो परिवर्तन होगा नहीं होगा? भार में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। तो क्या होता है कि शरीर विकास क्रम में, यानी शरीर का जब विकास होता है तो क्या होता है? शारीरिक विकास क्रम में लिखेंगे। ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा ना। शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ आकार व भार में परिवर्तन होता है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। ये हो गया विकास का पहला रूप। अब लिखेंगे दूसरा रूप। मैं साइड इसलिए हो जाती हूँ, आप फटाफट से इसे नोट डाउन करते रहेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, मुझे इसे रफ करना पड़ेगा। दूसरा रूप क्या होता है विकास का? अनुपात में परिवर्तन। क्या लिखेंगे? अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन। अब अनुपात में परिवर्तन कैसे होता है? अब एक अनुपात में परिवर्तन का मतलब है कि एक निश्चित अनुपात तो नहीं है ना। शरीर का कोई अंग, जैसे कान है, अब कान इतनी तेजी से तो नहीं बढ़ सकते। अगर कान हाथ पैर की तरह बढ़ेंगे तो इतने बड़े बड़े हो जाएंगे। तो शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनमें कम मात्रा में वृद्धि होती है। शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो अधिक तेजी से बढ़ते हैं। तो इसलिए क्या है? अनुपात में परिवर्तन है। कोई निश्चित अनुपात नहीं है कि एक निश्चित अनुपात है कि सारी चीज़ें एक साथ उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, कि अगर हाथ इतने लंबे हैं तो कान भी इतने लंबे हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है कि अनुपात में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए कोई भी निश्चित अनुपात, विकास का कोई निश्चित अनुपात नहीं है। ठीक है, इसे नोट डाउन करेंगे। किस तरह से इसमें लिखेंगे? सॉरी, कि शरीर के
सभी अंगों का, शरीर के सभी अंगों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। ठीक है, क्योंकि शरीर का कोई अंग अधिक तेजी से बढ़ता है, कोई अंग कम तेजी से बढ़ता है। जैसे कुछ शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो विकसित नहीं होते, और कुछ अंग ऐसे होते हैं शरीर के जो बहुत जल्दी से परिपक्व हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि शरीर के अंगों, शरीर वो अनुपात में परिवर्तन होता रहता है, कोई निश्चित अनुपात नहीं है कि ये निश्चित है कि ये इसी तरह से होना है या इसी क्रम में होना है कि अगर हाथ इतना बढ़ेगा तो कान भी इतना बढ़ेगा, नाक भी इतना बढ़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि शरीर के सभी अंगों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। कोई शरीर का अंग बहुत जल्दी से परिपक्व हो जाता है और कोई शरीर का अंग विकसित होने में उसे टाइम लगता है। ठीक है, धीरे धीरे विकसित होता है। तो ये दूसरा रूप लिखेंगे। तीसरा रूप कौन सा लिखेंगे विकास का? तीसरा रूप लिखेंगे पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। तीसरा कौन सा लिखेंगे? पुरानी रूपरेखा में, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। अब पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? पुरानी चीजें हैं जो पुरानी, जैसे शरीर के अंग है, जैसे दांत है, जैसे दांत है वो पुराने हो जाते हैं, टूट जाते हैं तो नए निकलते हैं। ठीक है, तो पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? इसे नोट डाउन कीजिए, मुझे इसे रफ करना पड़ेगा नीचे से। इससे अभिप्राय यही है कि जो नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व जो हमारी नवीन विशेषताएं आएगी जो हमारे शरीर में, उसके होने से पहले ही जो पुरानी विशेषताएं हैं वो खत्म हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि दांतों का समाप्त हो जाना। ठीक है, और जैसे हम बचपन में क्या करते थे, बचपन में हम घुटनों के बल चलते थे, घुटनों के बल चलते थे ना, तो अब बड़े होने के बाद तो नहीं चलेंगे, तो वो क्या वो जो विशेषता थी वो खत्म हो जाएगी ना। वो पुरानी रूपरेखा थी, उसमें परिवर्तन हो गया। जैसे पहले हम छोटे थे, छोटे बच्चे थे तो शरारत करते थे बहुत ज़्यादा, अब बड़े हो जाएंगे तो शरारत करेंगे नहीं करेंगे, तो उसे वहीं पे छोड़ देंगे। और जैसे हमारे दांत, मैंने बताया आपको पहले भी कि दांत, जो हमारे दांत हैं वो पुराने, वो मतलब टूट जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जब बड़े हो जाते हैं, 10-12 साल का बच्चा हो जाता है तो दांत दूसरे दांत आ जाते हैं, तो पुरानी जो चीज़ें थी उनमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ये है विकास का तीसरा रूप। ठीक है, तीसरा रूप क्या है? और क्या है, जैसे रोना, चिल्लाना इत्यादि, ये सारी चीज़ें हम वहीं पे जब परिवर्तन होता है, जब बड़े होते हैं तो फिर तो नहीं चिल्लाते ना, या अभी भी चिल्लाते हो ऐसे जोर जोर से कि कुछ चीज़ नहीं मिली तो जोर जोर से चिल्लाएंगे। बच्चे को किसी चीज़ की जिद है, खिलौना चाहिए, अगर उसे खिलौना नहीं दोगे तो वो क्या करेगा, तोड़ फोड़ मचा देगा, पूरा चिल्लाएगा, रोएगा जोर जोर से। लेकिन अगर हमें अभी इस एज में कोई चीज़ चाहिए तो हम अपने मम्मी पापा से बोलेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं आएगी, कुछ भी हो जाए नहीं आएगी, तो हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो नहीं ना, कोई बात नहीं, थोड़ा गुस्सा करेंगे, एक तरफ बैठ जाएंगे मुंह फुला के, लेकिन रोएंगे चिल्लाएंगे नहीं, ऐसे जैसे बच्चा करता था। तो क्या हुआ कि रूपरेखा में परिवर्तन हो गया। मतलब जो चीज़ें पहले थी, रोना चिल्लाना, जिद करना किसी चीज़ की, ठीक है, वो सारी चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो गई और नई विशेषताओं का जन्म हुआ। ठीक है, नई नई विशेषताएं आई, हमें ज्ञान हुआ, हमें उस चीज़ का जो बचपन में ज्ञान नहीं था वो हमें ज्ञान हुआ। ठीक है, कब? बड़े होने के बाद। तो पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन में लिखेंगे, यहीं से मैं यहीं पे लिख देती हूँ कि प्राणी के विकास क्रम में जो नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व ही, यहीं पे लिख देते हैं, नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व ही पुरानी विशेषताओं का लोप हो जाता है। पुरानी विशेषताओं का
लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि जो पुरानी विशेषताएं होती है उनका लोप कब हो जाता है, जब नई विशेषताएं आती है, जब हम नया सीखते हैं, बड़े हो जाते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं, तो जो पुरानी आदतें थी वो छूट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 4 रूप बताए ना मैंने इसके, मैं इसे रफ कर देती हूँ, आप फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे।